गुड इवनिंग। चलिए, आज जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे उस क्रम को हम लोग पुनः आगे बढ़ाते हैं। और देखते देखते अब 14 अगस्त आ गया और बिहार बीपीएससी का जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि अगस्त में अब एग्ज़ाम न लेगा। अगर अगस्त में लेना रहता तो अब तक नोटिफिकेशन दे देता। अभी तक मटिया के रख ले है, इसका मतलब है कि तैयारी कमज़ोर है और इस बार एग्ज़ाम नहीं लेगा, है ना। तो संभावना लोग जता रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक तक या दुर्गा पूजा के पहले ले लेगा, ऐसा कुछ का तो नोटिफिकेशन जारी किया है। तो खैर हम लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि जो भी तैयारी करने का जो भी 10 दिन 12 दिन समय अगर एक्स्ट्रा मिल गया है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हम लोग और विधिवत तैयारी करेंगे और भी चीज़ों को मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे। तो कम समय में आइए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तैयारी को हम लोग जारी रखते हैं ज़्यादा बिना बात बढ़ाए हुए। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, देख लिए कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार किए। अधिकार करने के साथ साथ आप देखें कि चूंकि इसका वित्तीय मामला और प्रशासनिक मामला दोनों ये लोग अपने हाथों में ले लिए और अपने हाथ में लेने के बाद अपना व्यवस्था चला रहे थे। हालांकि इनकी व्यवस्थाएं ऐसी थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय किसानों को, भारतीय मजदूरों को दम भर शोषण किया जाए और शोषण करने के साथ साथ अधिक से अधिक मुनाफा कमा के अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत किया जाए। तो दादा भाई नौरोजी ने भी बाद में कहा था कि जो भारत के जो पैसे हैं वो टेम्स नदी में निचोड़ा जा रहा है, यानी कि वहाँ टेम्स नदी में एक बांध बन रहा था। तो दादा भाई नौरोजी ने टिप्पणी किया। खैर हम लोग को इसके पीछे नहीं जाना है, इतिहास के अंतर्गत देखना है कि जब अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पे अधिकार कर लिया और अपना शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने लगे तो लोगों ने उम्मीद भी नहीं लगाया था कि अब ये जाएगा कैसे, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, व्यवस्थाएं इनकी टाइट थी और हम लोग का वही भाला गड़ासा लाठी डंडा पुराने वाले व्यवस्था था। तो हम लोग उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि इनसे सकेंगे। फिर भी चूंकि विरोध तो विरोध होता है, विरोध करने का मतलब यह नहीं होता है कि हम अगला को पराजित कर दें। अगर जुल्म और शोषण के खिलाफ अगर एक शब्द भी उठ गया तो समझिए कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। भले आप शुरुआत में हार जाएंगे लेकिन समय एवं परिस्थितियां बाद में आपको मजबूत करेगी और आप तख्ता पलट करने में सक्षम होंगे। तो स्थिति ऐसी ही बनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। देखिए यह एक क्रांति है, इसको हम लोग मानी कि युगांतकारी घटना के रूप में जान सकते हैं। आज तक इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटी। हालांकि इससे पहले कई विद्रोह हुए अंग्रेजों का, जैसे आदिवासियों का विद्रोह। आदिवासियों ने बहुत पहले विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। आप संथाल विद्रोह वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे तो 1857 से पहले हो चुका है। सन्यासी विद्रोह, यहाँ के साधु लोग भी विद्रोह बहुत पहले कर चुके थे। लेकिन चूंकि ये सीमित क्षेत्र में थे, इनकी संख्या कम थी, एकजुटता कम थी, इसलिए हुआ क्या कि यह व्यापक रूप धारण नहीं किया। दूसरी चीज क्या था, सन्यासियों और आदिवासियों के साथ समस्याएं ये थी कि जो शहरी वर्ग के लोग थे, जो बड़े वर्ग के लोग थे, जो किसान वर्ग के, जो जमींदार वर्ग के लोग थे, वे लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए। लोगों को अब तक लगते रहा कि अंग्रेज हमारे हित के लिए सोच रहा है, हमको भी 2 पैसा फायदा पहुंचा रहा है, तो काहे लगे झगड़ा करें। परंतु अंग्रेजों के नीतियां बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यह हमको फायदा नहीं पहुंचा रहा है बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इससे पहले भी कई क्रांतियां हुई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति जो व्यापक रूप धारण किया, जिस क्रांति के बाद यह लगने लगा कि अंग्रेज अब टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना, वह था 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि शुरुआत कहां से हुआ। शुरुआत, तो शुरुआत के अंतर्गत देखते हैं कि देखिए एक सैनिक छावनी है बैरकपुर, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहां का एक सिपाही है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने इस विद्रोह का शुरुआत किया। आप जब कहानी के पीछे उलटिएगा, समझिएगा, तो पता चलेगा कि मंगल पांडे ने इस विद्रोह का शुरुआत किया।
शुरुआत करने का रीजन क्या था? आप इसके समय के परिस्थितियों को महसूस कीजिए। इस समय ऐसी परिस्थितियां थी जब यहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं एकदम टाइट था, कड़क था। आप सोचें कि विद्रोह हुआ क्यों? आखिर मंगल पांडे ही आगे क्यों आया? मंगल पांडे जैसा कई व्यक्ति होंगे जो रेजिमेंट में काम कर रहे होंगे, और कोई क्यों नहीं आया? सवाल उठता है, लोग सोचते नहीं है, अलग बात है, लेकिन ये सब सवाल है कि आखिर मंगल पांडे ही आगे क्यों आया। तो जब आप इसके तह में जाइएगा, पीछे जाइएगा कहानी के, तो आपको समझ में आएगा कि इस समय मंगल पांडे के साथ स्थिति यह है कि धर्म इसके लिए एक मजबूत स्तंभ है। धर्म इस समय टाइट है, सामाजिक व्यवस्थाएं टाइट हैं, धर्म के खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता है। स्थिति ऐसी है इस समय कि अगर कोई व्यक्ति विदेश चला गया, यूरोप चला गया, कहीं अन्य क्षेत्रों में चला गया और वापस लौट के आता है और घर ठकठकाता है कि हम आ गए हैं, कहाँ से आए हैं? तो यूरोप से। तो यूरोप से यानी समुद्र पार करके आए हैं। तो इसका मतलब हिंदू धर्म में समुद्र पार करना पाप है। आप अब हिंदू नहीं रहे, और पत्नी उसकी दरवाजा बंद कर लेती थी कि अब आप हिंदू नहीं रहे, इसलिए आप अब घर में नहीं आ सकते हैं। इतना टाइट था धर्म। बाप अपने बेटा से नाता तोड़ देता था कि जब तुम अपने धर्म के नहीं है तो अपन बाप के कहां से होगा। इस प्रकार से टाइट था धर्म। तो स्थिति ऐसी बनी कि एक पुराना जो चल रहा था, ब्राउस बैंड नाम के एक हथियार चल रहा था अंग्रेजों का, उसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया और एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू करवाया। एनफील्ड राइफल के साथ समस्या था कि उसको में जो गोला होता है, बारूद होता है, उसको दांत से खींचकर और पिन खींचकर उसमें लगाया जाता था। लोगों ने हल्ला किया, अफवाह उड़ाया, या फिर जो बातें थी अपना लोगों ने चर्चा किया कि इस बारूद में गाय और सुअर के चर्बी है, जिससे उस रेजिमेंट में हिंदू वर्ग के लोग गाय के चर्बी दांत से लगाने से नफरत करने लगे, और मुस्लिम वर्ग के लोग जो थे उस सुअर को चर्बी को दांत से लगाने से नफरत करने लगे। तो स्थिति विद्रोह की बनी। उसी में लोग आपस में चर्चा करता होगा। आप स्थितियों को महसूस कीजिए। अगर मंगल पांडे होगा तो लोग कहता होगा क्या हाल है पांडे जी, अब यही ना दिन देखना पड़ेगा कि गाय के चर्बी दांत से छुए पड़ेगा। मंगल पांडे को बहुत बुरा लगता होगा कि मेरा धर्म से संबंधित मैटर है, और धर्म के साथ समझौता नहीं करेंगे, भले जान के साथ समझौता कर ले। मंगल पांडे ने इस चीज को महसूस किया, इसलिए मंगल पांडे जाके लेफ्टिनेंट एवं सार्जेंट से पूछता है कि क्या जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर का चर्बी है? तो उसने सोचा होगा कि इसी आके पूछ रहा है, इतना दिन से काम करिए रहा है, तो बता दिया कि हाँ है। और मंगल पांडे आओ न देखा ताओ 29 मार्च, यहाँ पर एक तिथि है 29 मार्च 1857 की घटना है। सार्जेंट और लेफ्टिनेंट को गोली मारकर हत्या कर दिया। जब गोली मारकर हत्या कर दिया तो ठीक इसके 11 दिन बाद 10 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दिया गया। फांसी हो गया मंगल पांडे को। आप महसूस किए कि 1857 की जो विद्रोह उठा, क्यों उठा, किन परिस्थितियों में उठा। तो आप देखिए उस समय धर्म एकदम टाइट है और उसके खिलाफ समझौता नहीं हो सकता है। अतः मंगल पांडे ने गया और उन सार्जेंट और लेफ्टिनेंट को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उसको पकड़ लिया गया। 10 अप्रैल को फांसी की सजा हो गई। खैर चीजें बुत गई। अब जिसका फांसी का सजा हो जाए, कोई गोली मारकर हत्या कर दे, तो एक बौखलाहट हो जाता है, एक क्षेत्र में, एक समूह में शांत हो जाता है लोग कि अब इसे मत कहो, न तो गोली मार देता है, फांसी दे देता है, ऐसा स्थिति बनता है। चीजें शांत हो गई, परंतु शांत कब तक रहेगा?
आपस में तो लोग चर्चा करेगा ना कि बताओ, एक तो गाय चर्बी के ला दिया है कारतूस, ऊपर से विरोध करने पर फांसी दे देता है, हैं? तो ये तो गलत है ना। तो एक रेजिमेंट की बात नहीं थी, बैरकपुर छावनी का था। तो ये बैरकपुर छावनी के एक जगह का बात नहीं था, कई रेजिमेंट में यह चर्चा होने लगा। और यही जो था, यही चर्चा उठा मेरठ में। एक मेरठ में एक छावनी है, मेरठ की छावनी में चर्चा करते करते लोगों ने कहा कि मंगल पांडे को बड़ा गलत तरीका से मार दिया गया, फांसी नहीं देना था। अरे पहले तो गलती तुम किया ना कि कारतूस लाया वैसा वाला। तो इन लोग आपस में बात कर रहा है और सेना धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। जो भी भारतीय थे वो धीरे धीरे एकजुट होते जा रहे हैं इस घटना के बाद। और आप देखिएगा अप्रैल के बाद जस्ट एक महीना बाद 10 मई को सेना मेरठ के छावनी में एकजुट है और एकजुट होकर गोला बारूद सब भर लिया है। अब भर के सीधे चल दिया दिल्ली की ओर। क्यों? क्योंकि इन सेना को आपस में चर्चा करके लोगों ने स्पष्ट किया कि हमारा राजा मुगल बादशाह जो चला आ रहा है, उसका जो नवाब है बहादुर शाह जफर, इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहीं कहीं लिखता है, वही हमारा राजा है। अंग्रेज को हम लोग नहीं जानते हैं। और चूंकि सारे लोग सेना के जवान है और गोला बारूद हथियार सब कुछ भर के 10 मई के रात में ही निकल गया है। सुबह होते होते ये लोग दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को बोला कि आप अब अकेले नहीं हैं, भारत के तमाम सैनिक आपके साथ है और आप विद्रोह का ऐलान कीजिए। बहादुर शाह जफर भी सोचा कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं था, हम तो ऐसे भी पेंशन पर चल रहे थे, इससे बढ़िया है कि राजपाट मिल जाएगा, फिर नए सिरे से मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष के रूप में इतिहास जाना जाएगा। और बहादुर शाह ने सैनिकों का सहारा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया। और युद्ध का मोर्चा खोलने के साथ साथ सैनिक इतने ताव में थे, इतने उतावले थे कि एक दिन में पूरे दिल्ली खाली करवा दिए अंग्रेजों से। अंग्रेज डर से भाग गया दिल्ली छोड़कर। साथ ही स्थिति यह बनी, बगल में लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, इधर आइएगा बिहार वाले क्षेत्र में तो आपका वीर कुंवर सिंह का जगदीशपुर है, ये लोग भी प्रताड़ित हैं। यहाँ के भी जमींदार प्रताड़ित हैं। दिल्ली वाला कहानी वहीं छोड़ देते हैं। इधर आइए, लक्ष्मीबाई के साथ कहानी है कि इनका अपना बेटा नहीं है, अंग्रेजों का नजर टिका हुआ है झांसी पे। सोच रहा है कि इसको पार लगने के बाद जो इसका पति है गंगाधर है वो पार लग जाएगा तो उसके बाद हमारा हो जाएगा साम्राज्य। हुआ भी, गंगाधर की मृत्यु हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई एक दत्तक पुत्र लेकर अपना साम्राज्य चला रही है, अंग्रेजों की नजर टिका हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई भी सोची कि जरा सा जोर हमहू लगाएंगे तो हमरो वाला क्षेत्र से अंग्रेज भाग जाएगा। उसी तरह से लखनऊ में बेगम हजरत महल हैं, इन्हीं के पति जो थे उनको कुशासन के आधार पे लॉर्ड डलहौजी ने सारा साम्राज्य छीन लिया था। और उनका बेटा भी था बिरजिस कादिर, परंतु उसको राज नहीं करने दिया। तो बेगम हजरत महल भी चाह रही है कि हम थोड़ा जोर लगाएं। इधर कानपुर वाले क्षेत्र में बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, वो भी लगे हुए हैं जोर में कि हमको भी तो बेटा नहीं मान रहा है बाजीराव द्वितीय का, तो हम भी जोर लगाएंगे तो जीत जाएंगे। इस प्रकार से सब लोग अपने अपने क्षेत्र बचाव के लिए लड़ाई लड़े। और लड़ाई लड़ते के वक्त अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेनाओं को भेजकर विद्रोह को दबाया भी। तो खैर इन क्षेत्रों में काफी विद्रोह हुए। आप देखिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के बूढ़ा हैं, वो भी फॉरम में हैं। जब देखे कि अंग्रेज को भगावल जा रहा है अपने अपने क्षेत्र से, तो 80 वर्ष के बूढ़ा को भी चैन नहीं है
फिर अंग्रेजों को मार भगाएंगे। तो वो भी लड़ने के लिए निकल गए और अपने क्षेत्र तो खाली करवाए किए अपना जगदीशपुर, साथ ही वो अन्य क्षेत्र जैसे कानपुर, झांसी, इन सबके जगह पर गए और खाली करवाए। हालांकि सिंधिया के राजा लोग इनको स्वागत नहीं किया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मेंस का टॉपिक है, डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने विद्रोह किया और एक युगांतकारी घटना, जिसके जो अंग्रेजों के छक्का छुड़ा दिया, पसीना छुड़ा दिया, और यहां से लगने लगा कि अब अंग्रेज नहीं टिकेगा। इस घटना को देखते हुए कई इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया। जैसे इसमें कुछ ने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है बल्कि एक प्रांतीय विद्रोह था। एक है आरसी मजूमदार, उनका कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, उन्होंने कहा कि यह न तो स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही प्रथम था, और ना ही स्वतंत्रता था, ना ही प्रथम था, और ना ही कोई, इस तरह से करके कहा कि मान लीजिए कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। और उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि एक स्वतंत्रता संग्राम होती तो सब लोग एकजुट होकर लड़ते, बल्कि यहाँ पर लोगों ने अपने अपने क्षेत्र बचाव के लिए लड़ा है। तो खैर, हम लोग 1857 क्रांति को युगांतकारी घटना के रूप में देखेंगे और देखेंगे कि यह एक व्यापक विद्रोह हुआ जिसमें अंग्रेजों की पसीने छूट गए, और इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश कंपनी के जो शासन व्यवस्था है उसको हटाकर ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लिया। अर्थात अब गवर्नर जनरल ना आकर वायसराय आएंगे, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि आएंगे। तो यह एक युगांतकारी घटना रहा और काफी इंपॉर्टेंट घटना रहा, और इतिहास के पन्नों में इसका काफी महत्व है। और हमको जितना हम बताएं उतना ध्यान में रखना है, एक कहानी के तौर पे ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग जिस प्रकार से 1857 के विद्रोह हुआ उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवा देंगे। स्थापना कराने के बाद महात्मा गांधी जी को बुला लेंगे, क्योंकि आज़ादी के मेन हीरो गांधी जी हैं और गांधी जी दिखिए नहीं रहे हैं, तो हम लोग लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे। तो पहले स्थापना करवा लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, क्योंकि 1857 से जस्ट 1885 आएगा और 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करवा के उसका डिटेल्स पढ़ लेंगे, आज़ादी तक का चीज देख लेंगे। उसके बाद हम लोग महात्मा गांधी को बुला लेंगे और फिर आज़ादी की लड़ाई को तीव्र कर देंगे और अंग्रेजों को यहाँ से अंत में भगाने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।